अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग। इस पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल कोस्टिंग। हिस्टोरिकल कोस्टिंग एक ऐसी कोस्ट है जिसका नाम आप पोस्टमार्टम कोस्टिंग भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले एक्सपेंडिचर को इनकर्ड किया जाता है, उसके बाद में कोस्ट को एनालाइज करने का काम किया जाता है। इसलिए इसकी बुक वैल्यू ऑफ जो एसेट्स की जो बुक वैल्यू होगी वही आपका परचेज प्राइस होगा, और ये पास्ट पर बेसिस है, इसलिए इसको हिस्टोरिकल कोस्टिंग कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इसमें सबसे पहले एक्सपेंडिचर को इनकर्ड किया जाता है, मतलब देखा जाता है कि इस पर कितना खर्चा आने वाला है, देन उसके बाद कोस्ट को असर्टेन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग मीन्स कंपैरिजन करना एक्चुअल कोस्ट और टारगेट कोस्टिंग में। एक्चुअल और टारगेट में जो भी डिफरेंस होगा उसमें जो वेरिएंसेस आएंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको डीपली एनालाइज किया जाएगा और उसके कॉजेज़ देखे जाएंगे कि क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से वो डिफरेंस आया। जैसे एक्चुअल आपका टारगेट था कि एक पेन की कॉस्ट 10 रुपये है, ठीक है। आप एक्चुअल में उसको टारगेट था कि 12 रुपये में सेल करना है, और टारगेट था 12 में सेल करना है। एक्चुअल आपके 10 रुपये रिसीव हुए हैं, मतलब 10 वाला पेन अगर 12 में सेल नहीं हो पा रहा, यानी कि 12 वाला अगर 10 में हो रहा है, यानी कि 2 रुपये जो किस कमी के वजह से आ रहे हैं। क्या मटेरियल सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया था, टाइम से नहीं आया था, लेबर सही से नहीं लगी थी, क्या रीज़न रहा उसके पीछे। कि स्टैंडर्ड्स आर फर्स्ट सेट एंड देन दे आर कंपेयर्ड विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। द डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल। स्टैंडर्ड मतलब टारगेट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उन्हें वेरिएंस कहा जाएगा, और वेरिएंसेस को एनालाइज किया जाता है। उसके अंदर ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड कोस्टिंग में हमें अगर ऑपरेशन को एफिशिएंटली को बताना है, वाइडली यूज़ करना है, तो इसे को स्टैंडर्ड कोस्टिंग कहा जाता है। मार्जिनल कोस्टिंग। मार्जिनल कोस्टिंग में इफ़ेक्ट देखा जाता है प्रॉफिट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट। वॉल्यूम और आउटपुट में, यानी कि फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कोस्ट, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मार्जिनल कोस्टिंग है। मार्जिनल कोस्टिंग का दूसरा नाम वेरिएबल कोस्टिंग भी है। अब आप कहोगे कि मैम ये फिक्स्ड कोस्ट क्या है। फिक्स्ड कोस्ट एक ऐसी कोस्ट है विच डू नॉट चेंज, इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, बट रिमेन द सेम, इसमें आउटपुट जो है सेम रहती है, वो अप एंड डाउन नहीं होगी विद द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन चाहे घटे चाहे बढ़े, लेकिन आपकी जो वॉल्यूम है या आउटपुट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली है। बट व्हेन द वेरिएबल का कोस्ट आर दोज विच डू चेंज प्रोपोर्शनेटली, कभी 25 होगी कभी 10 होगी, प्रोपोर्श होगी, उसी हिसाब से प्राइस भी आपके क्या होंगे, फ्लक्चुएट होते रहेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं ये जो वेरिएबल कोस्ट है ये टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन कम या ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम यानी कि उसका प्राइस भी कम ज़्यादा होता रहेगा। मार्जिनल कोस्टिंग में सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है वेरिएबल कोस्ट को, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि मार्जिनल कोस्ट को वेरिएबल कोस्ट भी कहा जाता है। अब इसमें जो मार्जिनल कोस्टिंग में 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे है कंट्रीब्यूशन, कि मतलब पे करने के बाद आपके पास जो बचा हुआ है सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके लिए कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर मार्जिनल कंट्रीब्यूशन में मार्जिनल कोस्टिंग में कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, अगर सेल्स में से वेरिएबल कोस्ट को माइनस कर दोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट निकालना है तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कोस्ट को माइनस कर दोगे तब आपका प्रॉफिट निकल आएगा। अगर कंट्रीब्यूशन निकालना है, पहले मेथड तो ये था कि सेल्स माइनस वेरिएबल कोस्ट, दूसरा है फिक्स्ड कोस्ट में अगर प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाए तब भी आपका जो है कंट्रीब्यूशन आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्शन आपकी कम ज़्यादा होगी वैसे वैसे आपकी आउटपुट भी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है डायरेक्ट कोस्टिंग। डायरेक्ट कोस्टिंग में मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और ऑपरेटिंग के साथ जितने भी डायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं, चाहे उसके ऑपरेशन में चाहे उसके प्रोसेस में, और इनमें सभी इनडायरेक्ट खर्चों को छोड़ दिया जाता है। डायरेक्ट कोस्ट or the variable cost such as the direct material, direct labor and variable manufacturing expense are example of cost charged to the product.
दिस टेक्निक इज सिमिलर टू मार्जिनल कोस्टिंग एक्सेप्ट दैट सम फिक्स्ड कॉस्ट कुड बी कंसीडर टू बी द डायरेक्ट कॉस्ट। अब जैसे मार्जिनल कोस्टिंग में तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को लिया जाता है, बट सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, जिसमें कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं या फिर फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। डायरेक्ट कोस्टिंग है तो हम मिलता जुलता मार्जिनल कोस्टिंग में, लेकिन बस उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड कर दिया जाता है और जितने भी डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इन सबको मिलाकर आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाती है, तो वो आपका डायरेक्ट कोस्टिंग है। अब एब्सॉर्प्शन कोस्टिंग क्या है? कहते हैं ऑल कोस्ट, चाहे फिर वो फिक्स्ड हो चाहे फिर वो वेरिएबल कोस्ट हो, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, प्रोसेस को लेकर, दिस इज़ द ट्रेडिशनल टेक्निक एज अपोजिट टू द मार्जिनल एंड डायरेक्ट कोस्टिंग टेक्निक। बिल्कुल अपोजिट है ये उसके। हेयर दी बोथ दी फिक्स्ड एंड वेरिएबल, यानी कि वहाँ पर मार्जिनल कोस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कोस्ट को कंसीडर किया जाता था और डायरेक्ट कोस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को लिया जा रहा था। जब एब्सॉर्प्शन कोस्टिंग में डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों को मिला दिया जाएगा तो वो एब्सॉर्प्शन कोस्टिंग है, इसलिए हम ये कह रहे हैं ये अपोजिट है डायरेक्ट कोस्टिंग के और मार्जिनल कोस्टिंग के। यूनिफॉर्म होता है एक जैसे प्रिंसिपल और मेथड्स को, एक जैसी टेक्निक्स को यूज़ करना एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ, यानी कि जब आप एक कॉमन अप्रोच के साथ एक डिपार्टमेंट, एक प्रोसेस के साथ काम करते हो तो उसे यूनिफॉर्म कोस्टिंग कहा जाता है। दे अडॉप्ट द सेम मेथड ऑफ कोस्टिंग एंड द सेम सेट ऑफ बुक्स इन ऑर्डर टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ वन विद द अदर। ये इसमें हमें एक दूसरे से, जब हम मान लो क्लोथ की इंडस्ट्री है या शुगर मिल है, उसमें एक ही तरह के प्रोडक्ट या टेक्निक्स का आप यूज़ कर रहे हो तो उसका आपस में जो है कंपैरिजन करके भी आप देख सकते हो। तो ये तो थे आपके टाइप्स एंड टेक्निक्स। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ कोस्टिंग की। मेथड्स ऑफ कोस्टिंग में आपकी दो कैटेगरी है, स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग मेथड। देखो नाम से ही पता लग रहा है, स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब पर्टिकुलर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो तैयार किए जाते हैं उन्हें स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग कहते हैं। कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कोस्टिंग मेथड, इसमें कॉन्टिन्यूसली कस्टमर की डिमांड प्लस इंक्लूडेड होगी, बट कॉन्ट्रैक्टर भी अपने आप डिसाइड करेगा कि क्या क्या करेक्टराइजेशन होनी चाहिए। तो स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग मेथड आर यूज्ड बाय दोज बिजनेस कंसर्न विच टेक्स on any manufacturing activity or render services to individual customer on receipt of specific order। इंडिविजुअल कस्टमर यानी कि इसमें प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज दोनों की रिक्वायरमेंट रहेगी। वन बाय वन मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे जॉब पोस्टिंग है, जॉब पोस्टिंग सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि जॉब पोस्टिंग जो है आपकी शॉर्ट टर्म कोस्टिंग है। जॉब पोस्टिंग मेथड में स्पेसिफिक जॉब और ऑर्डर के लिए ही काम किया जा सकता है, इसको एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मतलब कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें बनाई जाती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसलिए इसका टाइम पीरियड शॉर्टर होता है। इसमें आपको जैसे सपोज़ करो कि सूट आपने स्टिच करवाना है तो सूट का जो मेज़रमेंट होगा वो आपका ही होगा, या मान लो आपकी मैरिज है और मैरिज में जो कार्ड्स है उसमें जो एड्रेस है, सारी डिटेल्स है वो आपकी है। आपने बोला 600 तैयार कर दो, बट आपको इमीडिएटली पता लगा कि भाई 600 जो है आपके जो गेस्ट है वो नहीं आने वाले हैं, आपको सिर्फ 400 की ही रिक्वायरमेंट है। अब बताओ वो 200 का क्या करेगा? 200 तो उसके लिए कोई भी यूज़फुल नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जॉब पोस्टिंग जो है पर्टिकुलर कस्टमर की रिक्वायरमेंट बेस पर ही तैयार किया जाए, जिसका किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं किया था। जैसे जैसे आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते रहोगे वैसे वैसे चार्जेस आपके बढ़ते चले जाएंगे। सम टाइम द जॉब में बी परफॉर्म आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जॉब। मान लो प्लम्बरिंग का काम है, सैनिटरी का काम है, फिटिंग का काम है, तो ये आपकी जॉब से बिल्कुल बाहर है। जॉब पोस्टिंग मेथड आर एप्लीकेबल वेयर द यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर इज़ वन एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ। इसमें जो है खुद ही तैयार कर लेते हैं। दे इंक्लूड प्रिंटर, जॉब फाउंड्रीज, टूल मैन्युफैक्चर, कॉन्ट्रैक्टर। इन जॉब पोस्टिंग द क्वांटिटी टू प्रोड्यूस एंड इट्स रिक्वायरमेंट इज़ फर्स्ट एस्टिमेटेड। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, सपोज़ करो मैंने अभी ड्रेस की बात करी थी, आप बोलोगे भाई मुझे ना एक ड्रेस तैयार करवानी है, तो कितने मीटर कपड़ा चाहिए वो आपको बता देगा जी इतना चाहिए। आप उसमें बताओगे मुझे ये डिज़ाइन करवाना है, तो सबसे पहले उसने एस्टिमेट कर लिया। एस्टिमेट करने के बाद आपको ये बता दिया भाई अगर ऐसे ऐसे डिज़ाइन आप बढ़वाते चले जाओगे तो 100 रुपीज़ प्लस होते हुए चले जाएंगे। तो इसलिए मतलब पहले से ही डिटरमाइन हो जाता है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग में आपको ये समझना है दो पार्टी होती है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक कॉन्ट्रैक्टी होता है। कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टी जो उस काम को कंप्लीट करेगा, दोनों के बीच में एक तरह का रिटर्न एग्रीमेंट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर जो है बता देता है कि भाई कॉन्ट्रैक्टी जो है अपना काम, कॉन्ट्रैक्टी बता देता है
कि भाई आपको लो 1 लाख रुपए हमने पेमेंट कर दिया और ये बिल्डिंग बनकर इतने टाइम पीरियड पर तैयार होनी चाहिए, मतलब मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, क्योंकि बिल्डिंग को बनाने का काम, स्कूल्स हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होगी, उनमें इनका ज़्यादा काम होता है, इसलिए ये लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है और काफ़ी टाइम लेने के बाद ये तैयार होते हैं। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, हाउस बिल्डिंग है, शिप बिल्डिंग है, सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे इसके अंदर ही आ जाते हैं। द कोस्ट यूनिट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच में कंटिन्यू फॉर ओवर मोर देन 1 ईयर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टर्मिनल कोस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग को टर्मिनल कोस्टिंग भी कहा जाता है और ये स्पेसिफिक पीरियड इसका डिसाइडेड होता है, भाई इतने टाइम पीरियड पर रेडी हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता तो उसमें से कुछ पेमेंट कर दी जाती है और कुछ वापस दे दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैच कोस्टिंग। बैच मतलब एक ग्रुप में तैयार करना, मतलब आपने भी वही ऑर्डर दे दिया, नेक्स्ट ऐसे 10 जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया वो मुझे कुछ सिमिलर से दिखाई दिए, तो मैंने क्या किया, एक ही बार एक मशीन में सेटिंग कर दी। जैसे प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंटिंग मशीन में मैंने एक बार सेटिंग कर दी तो वो उतने ही ज़ेरॉक्स कॉपी रेडी कर देता है, इसलिए बैच कोस्टिंग क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है। कोस्ट आर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू बैच नंबर्स एंड द कोस्ट आर असर्टेन्ड बैच वाइज। दिस मेथड इज़ अप्लाइड इन फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वेयर मेडिसिन्स और इंजेक्शंस आर मैन्युफैक्चर्ड बैच वाइज, क्योंकि इंजेक्शंस तैयार करने हैं या मेडिसिन्स तैयार करनी है तो ये बैच वाइज इन पर तैयार होती है, ग्रुप में, ग्रुप ऑफ कोस्टिंग है ये। टारगेट कोस्टिंग क्या है, इसमें किसी भी जॉब को स्टार्ट करने से पहले एक एक्सपर्ट की हेल्प ली जाती है, इसलिए ये टारगेट कोस्टिंग है। और जिस एक्सपर्ट की आप हेल्प ले रहे हो उसे पर्टिकुलर आपने कोई कमीशन पे करनी है। ज़्यादातर ये टारगेट कोस्टिंग गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शंस वर्क में यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन कोस्टिंग। कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन कोस्टिंग में पहला पॉइंट कहता है कि दिस मेथड ऑफ कोस्टिंग इज़ अप्लाइड इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर मास प्रोडक्शन इज़ डन ऑन अ कॉन्टीन्यूस बेसिस एंड वेयर प्रोडक्शन एक्यूमुलेट इन स्टॉक एंड देन इज सोल्ड फ्रॉम द स्टॉक। मतलब ये कह रहा है कि मतलब बनाने से पहले और बेचने तक का जितना भी सारा काम है वो कंटिन्यू चलता रहता है और ये लार्ज स्केल लेवल पर होता है, इसलिए इसे कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन कोस्टिंग भी कहा जाता है। इसमें पहला पॉइंट है प्रोसेस कोस्टिंग। प्रोसेस कोस्टिंग सपोज करो आपके 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी, आपने क्या करना है, ए का सारा डाटा ले लिया, मटेरियल भी, लेबर भी, ओवरहेड भी, सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे सब इंक्लूडेड ले लिए। फिर आपने क्या करोगे, ए का जो रॉ मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा बी के लिए, मतलब वो वहाँ पर रेडी हो गया, और बी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, सी में। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका माल बिकने लायक नहीं हो जाता, मतलब सेल करने लायक नहीं हो जाता। मतलब पर्टिकुलर एक आर्टिकल 1 या 2 से मशीनों के लिए काम है या जितने भी है वो पहले से ही बता दिया जाता है। मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक की जो बीच की जितनी भी प्रोसेस है उसे प्रोसेस कोस्टिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल द कोस्ट यूनिट इज़ पर आर्टिकल के हिसाब से, पर केजी, पर टन, सिमिलर अदर यूनिट, एंड दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल टू केमिकल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग, फॉर एग्जांपल शॉप, वेजिटेबल, घी, एडिबल और नॉन एडिबल ऑयल्स, पेंट एक्सेट्रा। तो ये आपका क्या है, प्रोसेस कोस्टिंग है। फिर से मैं बता रही हूँ कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए प्रोसेस कोस्टिंग यूज़ की जाती है। पहले वाला जो प्रोडक्ट आपने रेडी किया वो पहले रॉ मटेरियल था, नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो गया, इसका मतलब वो वहाँ रेडी हो चुका है। फिर बी से वो सी को ट्रांसफ़र हो गया, तो रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड्स में रेडी हो जाता है जब तक वो सेल नहीं हो जाता आपका। नेक्स्ट आता है सिंगल और आउटपुट कोस्टिंग। सिंगल और आउटपुट कोस्टिंग का मतलब है कि आपने प्रोडक्शन करनी है लेकिन यूनिफॉर्म एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट, कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जब आप काम कर रहे हो और एक जैसी टेक्निक्स और मेथड्स को यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी सिंगल कोस्टिंग और आउटपुट कोस्टिंग है। द कोस्ट इज़ असर्टेन्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, द यूनिट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड द स्टैंडर्ड वंस वेयर द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड आर ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स। द कोस्ट ऑफ प्रोडक्ट आर असर्टेन्ड ग्रेड वाइज, यानी कि अगर आपने टोटल कोस्ट और पर यूनिट कोस्ट काउंट करनी है, लाइक एप्पल्स है, एप्पल के ऊपर स्टिकर्स लगे होते हैं, उनको अलग से कंपैरिजन कर लिया जाता है कि उसका रेट्स अलग होगा, बाकी वालों का अलग होगा। तो आपने ग्रेड्स फिक्स कर दिए, उस ग्रेड्स के अकॉर्डिंग ही जो है सारा काम किया जाता है। अगर टोटल कोस्ट को नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर दिया जाए तो आपकी पर यूनिट कोस्ट को फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ऑपरेशन कोस्टिंग। ऑपरेशन कोस्टिंग को आप कन्वर्जन कोस्टिंग भी बोल सकते हो। ऑपरेशन का मतलब है कि ये प्रोसेस में है। ऑपरेशन कोस्ट इज़ जर्नली नोन एज कन्वर्जन कोस्टिंग। इसमें जितनी भी लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है,
उनके रॉ मटेरियल में उसको चेंज किया जाता है। दिस मेथड कैन सुटेबल बी अप्लाइड टू दोज इंडस्ट्रीज़ वेयर मास प्रोडक्शन ऑफ रेपिटेटिव नेचर गोज ऑन। जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस कोस्टिंग में समझाया था कि प्रोडक्शन ए है, बी है, सी है और केमिकल इंडस्ट्री है तीनों, तो एक से एक में जब वो रेडी होगा, जब तक वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता, मतलब कॉन्टीन्यूसली वो रेपिटेटिव इन नेचर है, तो इसलिए इसको ऑपरेशन कोस्टिंग कहा जा सकता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पर प्रोसेस कोस्टिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम कन्वर्जन कोस्टिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ लेबर और मटेरियल या ओवरहेड्स को रॉ मटेरियल की शेप में कन्वर्ट करना है, मतलब फिनिश गुड्स की तक की बात नहीं आ रही कि आपने रेडी करके मार्केट में सेल करना है। जब रेडी करके मार्केट में सेल होने की बात आएगी तब आपका प्रोसेस कोस्टिंग की बात हो रही है। और फिर ये तो था ऑपरेशन कोस्टिंग। ऑपरेटिंग कोस्टिंग में गुड्स को छोड़कर बाकी जो सर्विसेज रह जाती हैं वो ऑपरेटिंग कोस्टिंग का पार्ट है। फिर चाहे इसमें ट्रांसपोर्ट कंपनीज आए, रेलवे, होटल्स, कैंटीन, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई कंपनीज, ये सारी इसके अंदर आती है क्योंकि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दीज अंडरटेकिंग इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसमें क्या होता है कि अगर होटल्स की सर्विसेज देनी है या ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज़ है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है। वर्किंग कैपिटल इसमें थोड़ी सी कम होती है। ट्रांसपोर्ट कंपनी या रेलवेज़ की बात करें तो ये पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज करते हैं। होटल की बात करें पर रूम के हिसाब से चार्ज करते हैं। कैंटीन की बात करें पर मील के हिसाब से चार्ज करेंगे। हॉस्पिटल की बात हो तो पर पेशेंट के हिसाब से। इस हिसाब से जो है सर्विसेज का काम गोन होता रहता है। और इसमें टोटल कॉस्ट निकालने के लिए फिर से आप क्या करोगे कि टोटल यूनिट को कॉस्ट पर यूनिट, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट आपकी निकल आएगी। डिपार्टमेंटल कोस्टिंग, दिस मेथड इज एप्लीकेबल वेयर द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट और अ कॉस्ट सेंटर इज रिक्वायर्ड टू बी असर्टेन। दिस इज सिमिलर टू ऑपरेशन कोस्टिंग। ये जो डिपार्टमेंटल कोस्टिंग है ये ऑपरेशन कोस्टिंग के ही सिमिलर है, जिसको आप कन्वर्जन कोस्टिंग कह रहे हो। इसमें कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये आपकी क्या आ जाती है, डिपार्टमेंटल कोस्टिंग होती है। दिस मेथड इज़ गुड फॉर ए कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरिजन स्टडी के लिए बहुत अच्छा मेथड है। आपका लास्ट आता है कंपोजिट और मल्टीपल कोस्टिंग। जब आप सेम लाइक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, रेडियो, टेलीविज़न, मोटर कार और बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ कंपोनेंट है, एक ही तरह का मेथड यूज़ करते हो या उसमें एक ही तरह की आइटम में मोर देन वन मेथड यूज़ करते हो, तो इसको आप कंपोजिट और मल्टीपल कोस्टिंग मेथड कहते हो। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्रोडक्शन करने जा रहे हो। थैंक यू सो मच।